मुझे इस बात की खुशी है कि आप स्वयं में एक व्यक्ति अवश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप एक संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। रही हम जैसे लोगों से इन अवसरों पर कुछ बातें जानने और समझने की या सीखने की या प्रेरणा की, तो मैं आप सभी से अनुरोध कर दूं कि हम भी आप जैसे तमाम परिवारों के जो परिवेश है, जो परिवेश है, उन्हीं सब परिवेश और परिवेश से पला हुआ हूँ। कोई ऐसा अलग परिवार या फिर परिवेश नहीं था मेरा भी। सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। निश्चित रूप से हमारे पिताजी बहुत ही बुद्धिमान और जुझारू व्यक्ति थे, और हम लोग जो भी बन पाए हैं, दोनों भाई निश्चित रूप से उन्हीं की प्रेरणा से बन पाए हैं। माता जी का पूरा साथ है, इसमें कोई अमूमन एक समय था जब एक आम गरीब परिवार का बच्चा भी, यदि वो मेहनती है, पढ़ने के प्रति उसमें लगन और निष्ठा है, तो समाज और सरकार ऐसा माहौल हमें जरूर देती कि हम अपने माँ बाप की आशाओं को पूरा कर सकते थे। बिना किसी खास आमदनी के हम उच्च शिक्षा पा सकते थे, डिग्रियां, डॉक्टरेट बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, और हम लोगों ने सरकार और समाज द्वारा जो इस तरह का सहयोग मिला, उसका भरपूर फायदा उठाया। हम समस्याएं नहीं गिनाएंगे आपके, क्योंकि मैं समस्याओं के बारे में आपसे सिर्फ इतना बता दूं कि यदि आपको कुछ बनना है, एक साधारण से पत्थर को यदि भगवान बनना है तो उसे चोट खा लो। पत्थर जब चोट खाता है तभी वो भगवान की मूर्त बनता है, और एक साधारण सा पहाड़ी से या पत्थर की ढेर से निकल करके मंदिरों में सजता है और उसकी मूर्ति की जाती, पूजा की जाती है। तो निश्चित रूप से हर किसी व्यक्ति को, हर बच्चे को यदि कुछ बनना है और उसके सामने कठिनाइयां आती हैं, तो आप मान लीजिए कि यह उसकी परीक्षा है, उसकी पर्सनालिटी को उभरने में, बनाने में प्रकृति परमेश्वर भी उसकी परीक्षा लेता है कि यह कुछ बनना चाहता है तो उस लायक है भी कि नहीं। आप ये मत मानिए कि ये जो परीक्षाएं आती हैं, ये जो कठिनाइयां आती हैं, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगी या फिर आपको कुछ बनने नहीं देगी। ये एक परीक्षा होती है कि आप जो बनना चाहते हो वो बनने की क्षमता आप में है कि नहीं। सवाल इस बीच जब हम कुछ करते हैं, कभी बाधा आती है और कुछ हम लुढ़कते भी हैं, तो महान वही बनता है बंधु जो लुढ़क करके फिर उठ करके आगे बढ़ के चलता है। कि जब तक आप लुढ़केंगे नहीं, तब तक आपके सामर्थ्य का आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आपको उस कठिनाइयों का एहसास भी नहीं होगा कि आगे बढ़ने में वास्तव में कठिनाइयां आती क्या। हमारी पीढ़ी के बाद जो हमारे बच्चे, उनमें कुछ जो समाज भटकाव देख रही है, माँ बाप को थोड़ा सा असंतोष दिख रहा है, उसके लिए वजह है, बेवजह नहीं है। उसके लिए ज्यादातर हम भी जिम्मेदार हैं और बहुत कुछ वो भी जिम्मेदार है। वो जिम्मेदार इस बिंदु पर है कि उनके सामने वो कठिनाइयां नहीं आए, वो लुढ़के नहीं है, लिहाजा उसमें वो मजबूती नहीं है। और जब मजबूती नहीं आई तो फिर वो समाज को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ सरकार और समाज की कमियों के दुआरे दे रहे हैं।
वास्तव में उन्हें भी चोट लगी होती और उस चोट से लग करके फिर खड़ा होने का जज्बा उसमें आया होता, तो ये छोटी मोटी झंझावतों को वो बड़ी आसानी से पार कर पाते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक गार्जियन के रूप में और ये जैसे बच्चे हैं इनको बच्चे के रूप में जब भी कभी इस तरह की समस्याएं आई तो उससे घबराए नहीं, उसको अपनी परीक्षा समझ करके उसको अपने पूरे मनोबल के साथ, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उसको हल करें और आगे बढ़ें। ये तय है कि सरकार, चूंकि हम लोकतंत्र से शासित है, जो भी हमारी शासन सत्ता है उसका असर हम पे पड़ता है, हमारी प्रगति पर पड़ता है, हमारी परवरिश पर पड़ता है, हमारे समाज पर पड़ता है। हो सकता है और वास्तव में है भी, आज जो परिवेश है, जो चुनौतियां हैं, खासतौर से इस बहुजन वर्ग के लिए, और बहुजन मात्र हम जात विशेष के नाम पर नहीं बताऊंगा आपको, मेरी एक सोच है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 85 ये फला जातियां, मैं सीधे बता दूं आपको। और बहुजन कैसे, हमारी आबादी का लगभग 90% गांव से आसे, गांव से जुड़ा हुआ, और गांव के विकास की जो धाराएं हैं, जो रास्ते हैं, अगर उन रास्ते में गांव के लोगों को, ग्रामवासियों को, गांव के पढ़ने और बढ़ने वालों को वो नहीं मिलती हैं तो निश्चित रूप से बहुजन का भला होने वाला है। आज हमारा 20 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन का हो जाए, लेकिन यदि उसी गति से आम जन की, किसान की, मजदूर की, आम कामगार की यदि आमदनी में वृद्धि नहीं होती है तो आप 100 ट्रिलियन का भी हो जाए, आपके समाज का वास्तविक विकास या संकलित विकास या समन्वित विकास नहीं कहा जा सकता। छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। आपके गांव परिवार में यदि किसी लोगों के पास 2 किलो सोना है, किसी के पास 3 किलो सोना है, और कुछ ऐसे परिवार हैं कि जबका मिलाकर के गांव में आपके पास 10-20 लोगों का मिलाकर के 100 किलो सोना का आकलन होता है, और उससे ये समृद्धि आंकनी है कि गांव में कितना सोना है, कितना समृद्ध गांव है। तो 100 किलो सोना अगर निकलता है और वो 20 लोगों के पास ही कुल मिलाकर निकलता है और 80% लोगों के पास एक सोने का एक कौड़ी नहीं है, कहने का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक भर भी सोना नहीं है, और आप मान लें कि आपका गांव समृद्ध है, तो ये कोई समृद्धि नहीं। बहुत कुछ स्थितियां आज जो हमारी राजनीतिक सोच है, जिसमें हम लोग इस समय अपने को जी पा रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसी प्रकार निश्चित रूप से देश की आर्थिक व्यवस्था में मजबूती आ रही है, इसमें दो राय। आपकी सड़कें बन रही हैं, आपकी रेलवे बन रही है, लेकिन अगर उन सड़कों पर चलने के लिए किसको साधन संपन्नता किसको मुहैया हो रही है, वो तो वही चलेगा ना जिसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास उसमें तेल भराने का साधन है, निश्चित रूप से उसके लिए लाभकारी है। लेकिन यहाँ तो 80% लोगों की औकात है कि असलियत है कि उनका पेट खाली है, हमको राशन बांट के उन्हें खिलाना पड़ रहा है, वो फिर उस 6 लेन का क्या करेंगे लेकर, उस पर कम चलेगा। हम तुम्हें कहते हैं कि अगर उसका पेट भरा रहे तो ये आपने देखा कि कोरोना जैसे महामारी में भी मुंबई से पहुंच करके चल करके यूपी में कोई साधन नहीं था, लेकिन उसके पाँव में ताकत थी, बाहर कमा रहा था, उसका पेट भर रहा था, उसी की कीमत पर वो बम्बई से आपके प्रतापगढ़ में चला, तो उसका पेट
हर 50 किलोमीटर पर 150-200 रुपया लग रहा है। तेल भरा रहे हैं अलग, 150-200 रुपया दे रहे हैं अलग। ये 150-200 रुपया देने में हमें उतना हर्ज नहीं है जो मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, बशर्ते ये पैसा ठेकेदार के पॉकेट में नहीं जाता। ये पैसा एक्चुअली ठेकेदार के पास जाता है, सीधे गवर्नमेंट के टैक्स में जाता तो मुझे इतना नहीं, क्योंकि उसका जो ठेका हुआ है वो तो 100 रुपये का है और हमारे यहाँ से वसूल ले रहा है वो 1000 रुपया, तो 900 रुपया तो उसके पॉकेट में है, जिसका कि वो अपने ढंग से अपना विकास करे। 100 रुपये का सिर्फ विकास होगा। अभी एक चर्चा हो रही थी रेलवे में, जो हमारे उच्च श्रेणी के हैं या जो हमारे प्रतीक्षालय हैं उसमें अलग से चार्ज लग रहा है। आप एसी का टिकट लिए हैं लेकिन आप प्रतीक्षालय में जाएंगे तो फिर 30 रुपया अलग से टिकट लेंगे। अब एक जो रेलवे का टिकट एसी का लिया वो पैसा तो सरकार के पास है, लेकिन जो प्रतीक्षालय का पैसा जाकर के दे रहे हैं वो ठेकेदार के पास है। अगर वही पैसा, मैं कहता हूं कि यदि आपको उसको मेंटेनेंस अच्छा किया आपने, उस पर 2 पैसा खर्चा बढ़ रहा है तो आप टिकट पर 1-2 पैसा बढ़ा लो ना, कम से कम वो पैसा सीधे सरकार के पास जाए। जैसे पहले जाता था, पहले हम आप जाते थे चाहे एसी में चाहे नॉन एसी में, तो रेलवे के टिकट के अलावा अलग से कोई टिकट नहीं देते। अब आपको अलग से उसका टिकट कटाना है। तो कहने का मतलब यह है कि सुविधाएं तो बढ़ रही है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन वो सुविधाएं निःशुल्क नहीं है, वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो प्राइवेट सबको नहीं मिलेगा, जो टिकट कटाएगा उसको। समान आज की स्थितियां ऐसी हैं कि एक भिखमंगा भी कर देता है, एक सड़क पर भीख मांगने वाला, हमसे आपसे हाथ पसारने वाला भी कर देता है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। एक जमाना था कि जब कोई सरकारें टैक्स लगाते थे, राजशाही में टैक्स लगता था, ये मालूम ये होता था कि कर लगा दिया गया, फला कर वसूला जाता, इतना कर वसूला जाता। आज स्थिति ये है कि जब हर किसी से कर वसूला जा रहा है और दुगना तिगुना चौगुना कर चला जाए, यहाँ तक कि एक ही सामान का 4 बार 5 बार कर वसूला जा रहा है। आयात करेंगे तब आयात शुल्क, जब आएगा जब सप्लाई होगा पहली जगह से उस पर शुल्क, वहाँ से फिर दुकानदार के पास आएगा उस पर शुल्क, फुटकर दुकानदार से आप कर लेंगे उस पर शुल्क, सब जगह शुल्क ही दिया है। तो ये स्थितियाँ थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब के बावजूद भी आज हमारी संविधान की व्यवस्था के अनुसार, बाबा साहब के देश के अनुसार मूल मांगे हमारे देश में लगभग पूरी हुई है। रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी आवश्यकता हमारी लगभग पूरी है। आज जरूरत है हमारी अगली 3 मांगों को पूरा करने की, वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आवश्यकताएं आज हमारे सामने उसी प्रकार से चुनौती है जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान की, लेकिन आज जो सरकार आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं दे सके तो समझिए कि जनता की आम भावना के अनुकूल नहीं। आज हमारी शिक्षा भी मानी हो गई, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था के प्रति कितना कि एक आदमी यदि किसी गंभीर बीमारी से बीमार हो जाता है तो फिर उसका सब कुछ बिक जा रहा है। और रोजगार की हालत में आप सभी भाई बुद्धिजीवी हमें बताने की जरूरत नहीं। तो आज समाज में जीना आम जन के लिए आगे बढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन हर तरह का समय आता है
और जब तक आपको बुरा समय नहीं आएगा, आपको अच्छे समय के प्रति आपकी आकांक्षा नहीं बढ़ेगी, आप प्रयास नहीं करेंगे। तो इस स्थिति को, आज की जो यह हालत है, आज की जो आपदा है, आप उसको उसमें अवसर तलाशते हुए आप अपने को तैयार करके इसी आपदा को अवसर में